हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायो-सावर्ट लॉ पर। बायो-सावर्ट लॉ काफी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या प्लस टू के लिए, ठीक ना। तो प्लस टू में इसके डेरिवेशन वगैरह पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से समझना है कि कैसे इसको ड्राइव किया जाता है। दूसरी बात कि डेरिवेशन का आपको जरूरत इसमें भी पड़ने वाला है। जैसे कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तब तक आप उसको अच्छे से टैकल नहीं कर पाओगे जब तक कि आपको डेरिवेशन नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा अच्छे से समझना है, और इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। तो हम लोग आई वगैरह में जो जो क्वेश्चन पूछे गए कुछ उस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं बायो-सावर्ट लॉ। हम लोग बेसिकली एप्लीकेशन पर बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और इसको हम लोग बायो-सावर्ट लॉ की मदद से फाइंड आउट करने वाले हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे पास कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और जिसमें कुछ करंट आई बह रही है, और यहां पर आपको इस वायर की वजह से, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, इस पॉइंट पर सपोज करो ये पॉइंट पी है और ये कुछ आर डिस्टेंस पर है, तो यहां पर अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ दिया जाए तब आप कैसे बताओगे। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब हुआ कि आपको यहां पर मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसको मैं एक एनिमेशन से दिखलाता हूं तो थोड़ा सा ज्यादा फील आएगा। आप यहां देख सकते हो कि एक लूप है जिसमें एक सेल लगा हुआ है और यहां से कुछ करंट फॉलो हो रही है इस वायर में, और करंट इधर से जब जा रही है तो यहां पर आप देख रहे हो कि एक मैग्नेटिक फील्ड हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और यह मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्लोज लूप में है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो क्लोज लूप में बनता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, और इस टाइप का क्वेश्चन आईआईटी तक में पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। अब सवाल उठता है कि इस वायर से अगर किसी भी डिस्टेंस पर हम आए तो उस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर, ठीक ना। तो ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, और बाय यूजिंग क्या, बायो-सावर्ट लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बायो-सावर्ट लॉ बता देता हूं कि बायो-सावर्ट लॉ में होता क्या है। कि सपोज करें कि हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई बह रही है, और यहां से मुझे ये पॉइंट पी लिया। इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड अगर चाहिए होता है तो क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और इस एलिमेंट का नाम रखते हैं क्या, डीएल। एक छोटा सा एलिमेंट डीएल, मतलब लेंथ है स्मॉल एलिमेंट, उस स्मॉल एलिमेंट में कुछ स्मॉल करंट होगा। उस स्मॉल करंट की वजह से यहाँ पर एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक ना। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका जो डायरेक्शन होगा यहाँ पर वो क्रॉस फील्ड होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे, तो मैं इसके लिए दो डिफरेंट डिफरेंट आपको मेथड बनाऊंगा, और दूसरा वाला मेथड एकदम जबरदस्त मेथड, बहुत ईजी मेथड है। और यहाँ भी आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हो। जैसे इस पॉइंट का नाम मैंने क्यू दिया, तो यहाँ पर जो फील्ड बनेगा उसका नाम होगा डॉट फील्ड। डॉट फील्ड का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड, और यहाँ पर क्रॉस फील्ड का मतलब हुआ कि इनवर्ड होगा, ठीक ना। क्रॉस फील्ड का मतलब हुआ अंदर की तरफ जा रहा होगा, और डॉट फील्ड का मतलब हुआ वहां से बाहर की तरफ निकल रहा होगा, राइट। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, तो उसको आप यहां से लिख सकते हो कि dB इज इक्वल टू वेक्टर dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एंड dl क्रॉस r बाय r क्यूब। इसके मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक ना। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि dB इज इक्वल टू आपका म्यू नॉट आई बाय, मतलब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, और यहां से लिख सकते हो आप dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक आर से आर कट जाएगा तो डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक ना। अब ये जो आपको डीएल क्रॉस आर दिख रहा है, गौर से देखना, ये जो आपको डीएल क्रॉस आर दिख रहा है, बेसिकली इसी के मदद से हम लोग ये डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक ना। कैसे, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो डीएल क्रॉस आर है ये क्या है, इसके बारे में लिख लो थोड़ा सा। इट इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ magnetic field, direction of magnetic field by using right hand thumb रूल। RST रूल आपको याद आ रहा होगा, राइट हैंड थंब रूल। ये सब चीज हम लोग वेक्टर में पढ़ते हैं, तो इसी के मदद से इसको फाइंड आउट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास कोई वायर है, जो अभी एग्जांपल लिया था, ये वायर है, इसमें करंट आई बह रही है, और ये पॉइंट हमारा रहा, इस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए था, ठीक ना। तो आप क्या करोगे, डीएल क्रॉस आर करोगे। क्या करोगे, डीएल क्रॉस आर। डीएल का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। करंट का डायरेक्शन किधर है, जे कैप, जे कैप। एंड क्रॉस आई का डायरेक्शन किधर है, तो मतलब सॉरी, आर का डायरेक्शन किधर है, आर का, तो आर हमें एक्स एक्सिस में मिल रहा है ना, तो यानी आई कैप, ठीक ना। तो आई कैप आप लिख दो। अब जे क्रॉस आई है तो आपको आता होगा, है ना, स्क्रू रूल वगैरह, ये सब राइट हैंड थंब रूल, ये सारा चीज हम लोग वेक्टर में पढ़ते हैं। तो आई हो गया, ये आपका जे हो गया, और ये आपका के हो गया। तो आई क्रॉस जे हम लोग उल्टा
सॉरी जे क्रॉस आई, हम लोग उल्टा चल रहे हैं, जे क्रॉस आई तो हमें क्या मिलेगा, माइनस के। क्या मिला, माइनस के। माइनस के का मतलब क्या हुआ, इनवर्ड डायरेक्शन में, और वही तो मैंने लिया था यहाँ पर क्रॉस फील्ड। क्रॉस फील्ड हमें क्या बताता है, इनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा अब आप कहोगे सर हम यहाँ पर भी अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं क्या, बिल्कुल भी बता सकते हैं। तो अगर हम क्यू पर बताना चाहे तो यहाँ भी आप क्या लोगे, डीएल क्रॉस आर, और डीएल का डायरेक्शन क्या होगा एक बार फिर से आपका जे क्रॉस, और आई का डायरेक्शन किधर होगा, माइनस आई में। तो जे क्रॉस आई आपको यहाँ पर क्या मिल रहा था, माइनस के, और पहले से माइनस है तो कितना हो जाएगा, प्लस के। और प्लस के का मतलब क्या हुआ, डॉट फील्ड, और डॉट फील्ड का मतलब क्या हुआ, आउटवर्ड। यानी कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बना होगा वो कुछ इस तरह से लूप में बनेगा, समझ में आई बात, और ये कुछ इस तरह से लूप में होगा, कुछ इस तरह से मूव कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हमारा होगा। यानी कि ये अगर करंट कैरिंग वायर है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ कुछ इस तरह से मूव कर रहा होगा, यही चीज मैंने आपको एनिमेशन में दिखलाया था, ठीक ना। अब इसके लिए एक और मेथड बताता हूं। दूसरा मेथड क्या है कि राइट हैंड थंब रूल आप यूज करो। ये पेन जो आप देख रहे हो ना, ये दरअसल आप इसको मानो कि ये हमारा करंट कैरिंग वायर है, और करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ बह रही है, तो आप उस पर थंब रख दो, अपना अंगूठा रखो, थंब रख दिया। अब आप फिंगर्स को ओपन कर दो। अब फिंगर को अगर मोड़ेंगे तो वो किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। अब यहाँ जो मैंने कंडीशन लिया था, जो मैंने केस लिया था, उस पर आप रख करके देखो, तो फिंगर को उसके ऊपर रखो, थंब को, और फिंगर देखो किधर मुड़ रहा है, इनवर्ड। तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया किधर, अंदर की तरफ। और उसको इधर मोड़ करके इधर लाओ तो ये इधर आउटवर्ड हो गया। यानी कि अगर करंट का डायरेक्शन ये, हम करंट के डायरेक्शन में है, तो राइट साइड में जो फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, क्रॉस फील्ड बनेगा, और लेफ्ट साइड में जो फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, डॉट फील्ड बनेगा। तो ये दो तीन तरीका है, इसको आपको याद रखना है। राइट हैंड थंब रूल सबसे बेस्ट है, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आप फील्ड बता सकते हो। जैसे सपोज करो ये हमारा रहा करंट का डायरेक्शन, तो अब करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो फील्ड तो डेफिनेटली ऐसा बनेगा, लेकिन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो आप क्या कहोगे कि सर ये रहा करंट किधर, नीचे की तरफ, थंब रखो इधर और मोड़ दो इधर, तो फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ऐसे मिल गया। समझ में आए बात। यानी कि आप यहाँ कहोगे सर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से होगा। क्लियर हुआ। और देखो एनिमेशन में यही चीज था ना, देखो देखो देखो, करंट का डायरेक्शन यही है ना, करंट का डायरेक्शन ये है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आप थंब रखो तो आया या नहीं आया। तो बहुत ही इजी वे में आप इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। तो थंब रूल सब मेरा फेवरेट है, इसी से आपको काम करना है। डीएल क्रॉस आर भी करेंगे, जब नहीं पता चलेगा तो हम डीएल क्रॉस आर भी यूज करेंगे, तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में ले लिया, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, तो वही चीज आप थंब के डायरेक्शन में रख दो, करंट के डायरेक्शन में थंब को रख दो और मोड़ दो। तो यानी कि आप यहां पर कहोगे कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा कुछ ऐसे होगा, सही है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ हमारा इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यानी ये वायर है तो वायर में कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बनता हुआ जा रहा होगा, ठीक ना। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। कोई भी वायर ले लो ना, अब इसमें अगर आप करंट का डायरेक्शन इधर रखते हो तब भी वैसे ही कुछ बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फील्ड लाइंस जो हमारा होगा वो कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा। क्लोज लूप दिखा दो, थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है। कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। समझ में आ रही बात या नहीं। तो बहुत ही इजी वे में आप इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमें डायरेक्शन निकालना आ गया है, अब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये वायर था, ठीक ना, और इस वायर में कुछ करंट आई बह रही है, और हमने कुछ डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी लिया था, और इस पी पॉइंट पर बेसिकली हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था। ओके, इस वायर को मैं नाम दे देता हूं, कुछ ये ए बी वायर है। और इस पॉइंट को यहां से जोड़ दो, ऐसा कुछ मैंने जोड़ दिया, इधर से भी इसको जोड़ दो, ठीक ना। ओके, इस एंगल को हम लोग कहते हैं अल्फा, क्या बोलते हैं, अल्फा, और इस एंगल को बोलते हैं बीटा। ओके, और इसको हम लोग बोलते हैं थीटा वन, क्या बोलते हैं इसको, थीटा वन। और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दो, और ये वाला जो एंगल होता है इसको हम लोग कहते हैं थीटा टू। समझ में आई बात। तो अब यार ये तो हमें लेंथ पता नहीं है कितना बड़ा लेंथ है, कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लेंथ ले लेते हैं, और उस लेंथ के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। और बाकी फिर हम चीज़ों को मतलब सम अप करके देखते हैं कि कैसे क्या क्या हो रहा है। तो सपोज करो ये हमारा पॉइंट ओ था, ये पी था, ये ए बी वायर है। तो यहाँ पर मैं कोई एक और पॉइंट लेता हूँ जिसका नाम मैं सी रखता हूँ, और सी से आप इसको जोड़ दो, ठीक ना। और इस C और P के बीच के जो डिस्टेंस है उसको मैं स्मॉल आर कह रहा हूँ, और O और P के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं कैपिटल आर कह रहा हूँ। कैपिटल आर कांस्टेंट हो जाएगा वैल्यू, क्योंकि ये थ्रू आउट दी वायर हर पॉइंट पर ये सेम ही रहेगा, लेकिन C क्योंकि बदलेगा, जब ये बदलेगा तो ये सब कुछ बदलेगा, ये थीटा भी बदलेगा,
जैसे अब सोच करके देखो ना, ये पेन ऐसे है, तो अब इसको मैं ऊपर नीचे करूंगा तो ये पोजीशन बदलेगा ना, तो ये सब के लिए अलग अलग होगा, ठीक ना। तो ये कुछ हमारा केसेस बन गया। अब हम इस बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले हैं बाय यूजिंग बाय-सावर्ट लॉ। तो वी नो दैट, क्या चीज आप कहोगे कि सर हमें पता है डी वी इज इक्वल टू क्या होता है, तो म्यू नॉट आई बाय क्या चीज 4 पाई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है। इसका कुछ नाम एक नंबर रख दो। अब यहाँ से अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, तो क्योंकि डायरेक्शन का काम तमाम हो चुका है, यहाँ पर अगर डायरेक्शन पूछा जाए तो क्या बोलोगे आप, क्रॉस फील्ड। लेकिन करंट का डायरेक्शन बदल देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन बदल जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हो म्यू नॉट आई बाय, ये आपका 4 पाई और ये डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। तो एक आर से आर कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। तो एक आर से आप आर को कैंसिल आउट कर दो, तो हम लोग लिख सकते हैं डी बी इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट आई बाय आपका 4 पाई और ये कितना बन जाएगा भाई, डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसका नाम कुछ 2 नंबर रख दो। तो हमें तो डी बी मिल रहा है, हमें चाहिए बी। तो अब क्या करो, पूरे को सम अप कर दो। सम अप करने का तरीका क्या है, इंटीग्रेट कर दो। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हम लोग लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आपका म्यू नॉट आई बाय 4 पाई कितना डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। यू नो म्यू नॉट आई बाय जो 4 पाई है ये कांस्टेंट होता है, ठीक ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको याद रखना चाहिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई जो है इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7, याद रहेगा। और कभी कभी हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक ना। तो ये वैल्यू आपको दिया भी रहता है। इस बार जैसे नीट के एग्जाम में पूछा था तो ये वैल्यू दे दिया था, ठीक ना। तो ऐसा दे भी देता है और अगर नहीं दिया है तो ये आपको याद रखना चाहिए। तो ये कांस्टेंट नंबर हो जाएगा, तो ये बाहर हो जाएगा। और फिर हम लोग लिख सकते हैं कि सर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। तो आप सोच रहे होंगे सर आई को भी बाहर निकाल ले, तो आई जो इसमें होगा वो कांस्टेंट करंट होगा, ठीक ना, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन कितना, डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इसका नाम क्या रख दूं मैं, 3 नंबर। ओके, अब यहां से हमें कुछ और काम करना पड़ेगा। ये जो डीएल आया ये डीएल फाइंड आउट करना पड़ेगा और ये आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर ये दोनों चीज हमें मिल गया तो काम इजी वे में हो जाएगा, ठीक ना। तो ये कहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, हम इसी फिगर से उसको फाइंड आउट करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ जहाँ पर हमें एल भी मिले। ये वाला लेंथ एल हमने लिया था, याद आ रहा है। हमने जो ओसी कहा था वो हमारा एल लेंथ का था। तो आप यहाँ से उसी ट्रेंगल से आ जाओ, सीपीओ, इन ट्रेंगल सीपीओ। तो इन ट्रेंगल सीपीओ, तो ये ट्रेंगल हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने ताकि हमें थोड़ा सारा सब कुछ समझ में आए, क्लियर दिखे। ये एल है और ये वाला जो सेपरेशन है वो कितना, आर है। और इसको हमने स्मॉल आर कहा है, यही है ना, थोड़ा ध्यान में रखना है, ये स्मॉल आर है। ओके, ये थीटा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा। दरअसल ये वाला थीटा था, ये थीटा था, तो ये पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा हो जाएगा ना। ओके, तो हमें क्या चाहिए, आर और डीएल चाहिए। तो पहले मैं आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करता हूँ तो ये दोनों, तो यहाँ से आप क्या ले लोगे, साइन थीटा ले लो। तो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच। तो परपेंडिकुलर यहाँ आर है ना, तो आर अपॉन स्मॉल आर। तो यहाँ से लिख सकते हो 180 पर चेंज नहीं करता है, तो साइन थीटा। और पॉजिटिव ही रहेगा, कारण कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बराबर आर बाय आर। तो यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर बाय साइन थीटा, यानी हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल आर इज इक्वल टू आर कॉसेक थीटा, आर कॉसेक थीटा। तो आर की वैल्यू मिल गई। नाउ अब हम लोग दूसरे स्टेप में आते हैं और हम लोग फाइंड आउट करेंगे एल की वैल्यू। तो यहाँ से एल हमें चाहिए ना, और आर फिक्स है, तो इन्हीं दोनों को लेंगे। टेन थीटा ले लो, टेन क्या ले लो, पाई माइनस थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, पी बाय बी। तो पी यहाँ पर क्या है, आर अपॉन बी क्या है, एल। तो टेन पाई माइनस थीटा, तो टेन थीटा ही रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव होता है, तो आर अपॉन कैपिटल एल। तो एल इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस आर और डिवाइडेड बाय टेन थीटा, उसको ऊपर ले लो, तो आर कॉट थीटा। तो भाई हमें एल तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, डीएल चाहिए। देखो ना, हमें क्या चाहिए, डीएल चाहिए। तो अब क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, डीएल अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी बाय डी थीटा ऑफ क्या, माइनस आर कॉट थीटा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं,
तो हम लोग लिख सकते हैं डी एल बाय सर डी थीटा बराबर माइनस आर बाहर आ जाएगा और कॉट थीटा का कितना डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो माइनस माइनस प्लस और डी एल इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आर कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हमें डी एल का भी वैल्यू मिल गया, डी एल भी मिल गया और आर भी मिल गया, ठीक ना। अब हम लोग पुट कर देते हैं इन दोनों वैल्यूज को फ्रॉम इक्वेशन 3 से आ जाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या b इज इक्वल टू आपका म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, यही था ना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इंटीग्रेशन dl, इंटीग्रेशन dl। तो dl का वैल्यू क्या है r कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा और साइन थीटा भी था ना, देख लो एक बार, ये साइन थीटा भी है ना। तो डी एल साइन थीटा, तो डी एल का वैल्यू रखा, साइन थीटा भी रखा। अब आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है आर कॉसेक थीटा, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो यानी आर स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात। तो मैंने स्क्वायर कर दिया, एक साथ सारा काम हो गया। अब देखो तो कुछ चीजें कैंसिल होना चाहिए, एक आर से आर, कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो बचा क्या। आप कहोगे सर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर थीटा खत्म हो चुका है, आर भी खत्म हो चुका है, ऊपर क्या बचा साइन थीटा डी थीटा, नीचे भी कुछ बचा क्या, कुछ नहीं, नहीं, एक आर बचा हुआ है, एक आर, इतना कुछ बचा। अब हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू आपका म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, और देखो तो ये r भी कांस्टेंट है, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं, कैपिटल R इंटीग्रेशन क्या बचा बाबू साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का आपको इंटीग्रेशन आता होगा, तो b इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना माइनस कॉस थीटा। अब थीटा का आपको लिमिट रखना पड़ेगा, तो देखिए थीटा का लिमिट हमने क्या रखा है, थीटा 1 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है थीटा 2 तक, तो लोअर लिमिट आपका थीटा 1 और कहाँ तक थीटा 2 तक। अब इसको पुट कर दो, मतलब मजा आ रहा है, सारा चीज आ रहा है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ट्रिगो, ठीक ना। और अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी इसके बाद भी काम करना है, तो जबरदस्त मैथमेटिक्स यूज हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय आपका 4 पाई r, माइनस साइन को बाहर निकाल लेते हैं, चलो माइनस साइन बाहर निकाल लिया, पहले अपर लिमिट तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, अब माइनस साइन को अंदर कर देते हैं, तो b इज इक्वल टू आप लिख सकते हो म्यू नॉट आई बाय कितना 4 पाई r, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, इतना कुछ हो जाएगा, और इसका नाम कुछ 4 नंबर रख दो। अब अगला काम होगा कि थीटा 1 कितना होगा एंड थीटा 2 कितना होगा, फिर इसकी वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी होगी, तब ये फाइनल काम होगा। तो थीटा 1 थीटा 2 फिर हम लोग यहीं से बात करेंगे, ठीक ना। मैं एक बार ये फ्रेश फिगर बना लेता हूँ और फिर हम चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो ये हमारा कुछ फिगर था, अच्छे से देखना, इसको यहाँ से जोड़ दो, ये भी यहाँ से जुड़ जाएगा, ओके। इसको हमने कहा था अल्फा, नहीं, ये बीटा था और ये अल्फा था, इसको हमने कहा था थीटा 1, और ऊपर वाला थीटा 2 था, ये वाला थीटा 2 था, तो ये कितना हो जाएगा पाई माइनस थीटा 2, और ऑब्वियस सी बात है ये दोनों तो 90 होगा ही। ये हमारा ओ था, ये पी था, इसको हमने ए कहा था इसको बी कहा था। अब अगर हमें थीटा 1 चाहिए होगा, अब अगर हमें थीटा 1 चाहिए होगा तो हम किस ट्रेंगल में आ जाएंगे, इन ट्रेंगल एओपी, इन ट्रेंगल एओपी। अगर एओपी से हम लोग आते हैं तो पूरे ट्रेंगल के एंगल को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 180 के बराबर, तो आप लिख सकते हो क्या अल्फा प्लस थीटा 1 प्लस पाई बाय 2 बराबर पाई 180। तो अब यहाँ से लिख सकते हो क्या कि सर अल्फा प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2, अरे यार पाई पाई अब माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा ना, तो पाई बाय 2 बचेगा, यानी थीटा 1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या पाई बाय 2 माइनस अल्फा। तो चलो थीटा 1 मिल गया ना। अगर मैं थीटा 2 की बात करूं तो आप क्या कहोगे, सर इन ट्रेंगल आ जाएं किस में बीओपी में। अगर बीओपी की बात करें तो आप लिख सकते हो फिर से एक बार कि बीटा प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई माइनस थीटा 2 बराबर पाई, तो पाई से पाई तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा प्लस पाई बाय 2 बराबर थीटा 2 लिख सकते हैं, यानी थीटा 2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं पाई बाय 2 प्लस बीटा। ये हमें वैल्यू मिल गया किसका
थीटा 2 का। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2 इन इक्वेशन 4, तो फ्रॉम 4 से आ जाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, तो हम लोग क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू आपका म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर कॉस थीटा 1, तो कॉस थीटा 1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 माइनस अल्फा, कॉस थीटा 1 यानी पाई बाय 2 माइनस अल्फा, और फिर माइनस साइन लिखेंगे कॉस थीटा 2, थीटा 2 का वैल्यू पाई बाय 2 प्लस बीटा, क्या चीज, पाई बाय 2 प्लस बीटा। ओके, अब आप इसको ट्री को अप्लाई करो, तो यानी b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर कॉस पाई बाय 2 बदल जाएगा यानी साइन अल्फा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ऑल साइन टेन कॉस माइनस, अब ये देखो तो कॉस पाई बाय 2 प्लस बीटा यानी कॉस पाई बाय 2 पर बदलेगा तो वो तो होगा साइन बीटा, और दूसरी बात ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो आप इसको निगेटिव कर दो। अब यहाँ से लिख सकते हैं हेंस b इज इक्वल टू आपका म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, क्या लिखोगे, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये इतना डेरिवेशन के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला आया जिसको हम इक्वेशन नंबर 5 कहेंगे। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट दी, आप इसके बारे में क्या लिखोगे, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट दी magnitude of the magnetic field due to a long straight wire। समझ में आई बात, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और इसमें जितना भी हमने एक्स्ट्रा काम किया था, एल लिया था, स्मॉल आर लिया था, वो सारा चीज हट गया, ठीक ना। तो बस इतनी सी बात है, आपको ये याद रखनी है। ये जो डेरिवेशन था थोड़ा लंबा चौड़ा जरूर डेरिवेशन है, लेकिन आपको ये 5 नंबर में +2 में पूछता है, और कंपटीशन में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने में। और डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बताया, बस थम लो, काम खत्म। अच्छा, सेम चीज इधर भी हो रहा होगा, यानी कि ये जो हमारा फॉर्मूला आया, मैं एक बार फिर से उसको लिख रहा हूँ, ये जो हमारा फॉर्मूला आया, ये वाला इक्वेशन नंबर 5 वाला, तो ये किसके लिए आया, दोनों ही जगह पर आएगा। यानी कि ये हमारा वायर है ना, इसमें करंट, तो एक पॉइंट इधर भी हो सकता है, ये पॉइंट P था, तो इधर वाला जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, Q होगा, ठीक ना। अगर ये भी R है तो ये भी R है, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों जगह सेम होगा। अच्छा, ऐसे 3D में बन रहा होगा, ये एक डायरेक्शन में नहीं होगा। 3D का मतलब ये कुछ इस तरह से बन रहा होगा, ऐसा कुछ। हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट पर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होने वाला है। यानी ये वायर है ना, तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो सेम होगा। समझ में आई बात, डायरेक्शन हर जगह अलग। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, थंब रहा हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये मोड़ दो, तो मोड़ते चले जाओ, जहां जहां मोड़ोगे वहां वहां डायरेक्शन मिल जाएगा। समझ में आई बात। इस चीज को एक और तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये डॉट फील्ड है, डॉट करंट है, ये क्या है, डॉट करंट है, इसको मैं डॉट करंट बोल रहा हूं, तो डॉट करंट का मतलब क्या हुआ कि इससे करंट बाहर की ओर निकल रही है। तो अब आपको बताना है कि इन सारे पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा कुछ हो गया। तो इन सभी पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। दूसरा मैं एक और ले रहा हूं, ये हमारा क्रॉस फील्ड है, सॉरी क्रॉस करंट है, तो यहां पर इसके नीचे भी आ जाओ और इसके ठीक ऊपर भी चले जाओ, तो इन सभी पॉइंट्स पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सिमिलरली ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये हमारा कैसा है, डॉट करंट, या वायर भी बोल सकते हो, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस करंट। क्रॉस करंट का मतलब क्या हुआ भाई, अंदर की तरफ, और डॉट का मतलब बाहर निकलता हुआ। तो थंब रखो और डायरेक्शन फटाफट निकाल लो। एक तो डीएल क्रॉस आर रहा और दूसरा ये डायरेक्शन रहा जो मैंने अभी बताया, तो आप यहां से इसको फटाफट बता सकते हो, किधर, इस डायरेक्शन में, यहाँ किधर, इस डायरेक्शन में, यहाँ किधर, इस डायरेक्शन में, यहाँ किधर, इस डायरेक्शन में, ऐसा कुछ बनेगा। इधर की बात करें तो क्रॉस अंदर, यहाँ किधर, ए पर किधर बन रहा है, नीचे की तरफ, तो दिखला दो। इधर क्या बनेगा, इस डायरेक्शन में, इधर
इस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में। तो कुछ इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड आपको बनता हुआ दिखाई देगा पूरा सर्कल में, ऐसा कुछ। सिमिलरली यहाँ भी आप कुछ ढंग से थोड़ा दिख लाना, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। समझ में आई बात? तो ये कुछ इस तरह से बन रहा होगा। डॉट करंट और क्रॉस करंट का मतलब आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं कुछ केसेस ले रहा हूँ, जो ये हमारा जो वायर था जिसके लिए अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, इस P पॉइंट पर ये था और मैंने इसको कहा, ये हमारा P पॉइंट है, इसको कहा अल्फा और इसको कहा बीटा। तो और ये हमारा R था, इसमें जो करंट बह रही थी वो कितनी I थी। तो इसके वजह से जो हमें फील्ड मिला B एट P इजिकल टू क्या लिखेंगे आप, म्यू नॉट I बाय 4 पाई R, क्या चीज, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इतना। तो अब इसके लिए मैं कुछ केसेस ले रहा हूं। केस नंबर वन, केस नंबर वन कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 90 एंड बीटा इज इक्वल टू 90, मतलब दोनों 90 हो जाए। तो अल्फा बीटा 90 होने का मतलब आप समझे, ये लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर हो जाएगा। कैसा, इनफाइनाइट वायर, इसका मतलब यही था इनफाइनाइट वायर। और यहाँ पॉइंट मैं यहाँ करीब दिख रहा हूँ, बहुत करीब में दिख रहा हूँ, इनफाइनाइट है ना। तो अब आप यहाँ से अल्फा बीटा निकालना चाहोगे तो देखो ये कैसा आएगा, ऑलमोस्ट क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, 90 की तरफ होगा। मतलब ये वही, यही वाला केस है, ये वाला केस है, लेकिन मैं इसको थोड़ा और ज्यादा इनफाइनाइट करके दिखला रहा हूं। तो ये जो वायर का जो मतलब एंगल जो बनाएगा वो ऑलमोस्ट कैसा बनेगा, 90 बनेगा। यानी B इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I बाय 4 पाई R, साइन कितना 90 प्लस साइन कितना 90। तो 90 कितना होता है भाई, 1 होता है ना। तो म्यू नॉट I बाय 4 पाई R, और ये 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, और 2 से ये कटेगा भी, यानी B इज इक्वल टू आप लिख सकते हो म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट वायर। ये किसके वजह से है, मैग्नेटिक फील्ड B से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, B ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। क्या है, इनफाइनाइट वायर की वजह से इतना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। नाउ केस नंबर 2 की तरफ आ रहा हूं कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 90, मतलब ये सेमी इनफाइनाइट होगा, ऐसा कुछ। ये P पॉइंट होगा और ये इधर कहां तक गया होगा, इन्फिनिटी तक, ठीक ना। तो इस केस में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट I बाय 4 पाई R, और एक हो जाएगा क्या, साइन 0, और दूसरा क्या हो जाएगा, साइन 90, साइन 0 0, साइन 90 1। तो यानी B इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, म्यू नॉट I बाय 4 पाई R। तो ये सेमी इनफाइनाइट है, तो ऑब्वियस सी बात है आधा ही वायर बचा, एक तरफ इन्फिनिटी तक गया, एक तरफ 0 हो गया, यहाँ नीचे है ही नहीं। मतलब ये वायर नीचे तक भी पहले में था, और ये ऊपर भी इन्फिनिटी तक था, नीचे भी इन्फिनिटी तक था, लेकिन अब ये मैंने पार्ट काट दिया, अब सिर्फ ये बचा है। तो इस पार्ट, ये पार्ट तो आधा हट गया, तो फील्ड कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए, म्यू नॉट I बाय 4 पाई। और देखो यहाँ क्या है, म्यू नॉट I बाय 2 पाई। तो ये ठीक डबल है उससे। समझ में आई बात। अच्छा, एक केस और भी हो सकता है, केस नंबर 3 कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 90 एंड बीटा इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, ये भी सेम ही केस रहा, सेमी इनफाइनाइट ही होगा, लेकिन इस बार कुछ ऐसा होगा, ये हमारा इधर इन्फिनिटी तक गया हुआ और ये पॉइंट P रहा। तो इसके लिए अगर आप बनाओगे तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई R। सिमिलरली यहाँ क्या लिखोगे आप, साइन 90 प्लस साइन 0, दैट्स इट। तो यानी B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I बाय 4 पाई R। समझ में आई बात, इतना कुछ आ सकता है। तो ये 2-3 जो केसेस आए इसको आप याद रखिएगा डायरेक्टली। कैसे इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना चाहिए कि B इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट I बाय 4 पाई R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और ये भी वैल्यू याद रखेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो कितने बराबर, 10⁻⁷ के बराबर होती है, ठीक ना। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन कराता हूँ, हालांकि इस पर ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग PYQs में इस पर डिस्कस करेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल करा रहा हूँ ताकि आपको फील आए। एक वायर है और ये इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर है। कैसा है, इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर है, इन्फिनिटी तक गया हुआ है, और ये रास्ता है, रोड है, और रोड पर आप चल रहे हो, ठीक ना, रोड पर आप चल रहे हो, ठीक ना, इस डायरेक्शन में आप चल रहे हो। तो इस वायर से आप कुछ नीचे हो, इस वायर से आप कुछ नीचे हो, और वो मैं मान लेता हूँ करीबन आप 10 मीटर नीचे हो।
अरे ये रोड पर आप देखते हो ना, एक पोल से दूसरे पोल के बीच में वायर लगा हुआ है और बीच रोड पर आप चल रहे हो, तो भाई जो वायर है तो उसमें तो करंट है, और करंट होने की वजह से उस पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हम जब ग्राउंड पर होंगे तो हमें कितना मैग्नेटिक फील्ड फील होता होगा, वही हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें मैं मान लेता हूँ 100 एम्पियर की करंट बह रही है, ठीक ना। तो अब रोड पर जो अगर कोई बंदा चल रहा है तो उसको कितना मैग्नेटिक फील्ड वहां पर फील हो रहा होगा, वो हम निकालना जा रहे हैं। तो B इजिकल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय आपका 2 पाई आर, नहीं 2 पाई आर, क्योंकि ये इन्फिनिटी वाला केस हो गया ना। तो आप क्या लिखोगे, म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, आई कितना है भाई 100 एंड डिवाइडेड बाई 2 पाई आर कितना है 10 मीटर, कितना है 10 मीटर। तो यहाँ पर 10 मीटर पुट कर दो, तो कुछ कटेगा क्या, बिल्कुल कुछ कुछ कट जाएगा, पाई से पाई, 2 से 4 दो बार में, 1 जीरो से 1 जीरो, क्या बचा, तो 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक ना, इतना टेस्ला, यानी लिख सकते हैं 2 माइक्रो टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड वहां पर हमें फील होता है। तो बहुत कम मैग्नीट्यूड है, इसलिए हमें पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा, डायरेक्शन की अगर बात करें तो ये रहा करंट, तो अगर हम लोग ऐसे चले करंट के डायरेक्शन में, ये रहा, तो ऐसे ना, तो यहां पर जो फील्ड बनेगा, इस बंदे के पास जो फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, डॉट या क्रॉस, क्रॉस फील्ड बनेगा। यानी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां से निकल करके ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर जो बन रहा होगा वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे बन रहे होंगे, तो वो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हमें जो फील्ड दिखाई देगा वो कैसा फील्ड दिखाई देगा, डॉट क्रॉस। ऊपर जो बन रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा, वो सब डॉट बन रहा होगा, तो ऊपर से हमें आता हुआ दिखाई देगा, ऐसा ऐसा कुछ फील्ड बन रहा होगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग और भी कई क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके कई एप्लीकेशंस है। तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो गया, अभी हम सेमी सर्कुलर लूप ले लेंगे, फिर दो वायर के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, ये सब हमें निकालना होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, काफ़ी ज़्यादा इसमें मैथमेटिक्स यूज़ हुआ, आपका पूरा डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिगोनोमेट्री, ये सारा चीज़ यूज़ हुआ। तो इन सारी चीज़ों को 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा, इसको 1-2 बार देखिएगा अच्छे से, क्योंकि ये +2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा बनेगा, ठीक ना। तो इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो, ठीक ना। चलिए ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच।